गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल की डेफिनेशन कंप्लीट कर लिया था और हमने ये भी देख लिया था कि वो कौन कौन से फैक्टर है जिस पे हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिपेंड करता है। आज हम सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करेंगे, ठीक है, कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो देयर आर लॉट्स ऑफ सिग्निफिकेंस। The cost of capital plays a vital role in decision making process of financial management. The financial leverage, capital structure, dividend policy, working capital management, financial decision, appraisal of financial performance of top management, etc., are greatly influenced by the cost of capital. कहने का मतलब ये है कि फाइनेंशियल से रिलेटेड वो सारे फैक्टर्स जैसे कि कैपिटल का स्ट्रक्चर करना, डिविडेंड की पॉलिसी बनाना, ठीक है, हमारे कैपिटल का क्या वर्किंग प्रोसेस होगा, कहाँ कहाँ पे कितना कैपिटल हम लगाएंगे, फाइनेंशियल डिसीजंस में ऐसे अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अप्रेजल के रिगार्डिंग डिसीजंस लेना। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। कैसे होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज करिए आपने किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है, और बेसिकली कल मैंने आपको बताया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है कि आपने जो पूंजी लगाई, ठीक है, उस पूंजी की वास्तव में कीमत क्या है। जैसे आपने सपोज करिए आज आप 10 रुपया लगाते हैं किसी भी चीज में, अगर आप 10 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्ट करते टाइम आप ये जरूर सोचते हैं कि इस 10 रुपए की वैल्यू कल को क्या होगी, इस 10 रुपए की वैल्यू 1 साल बाद क्या होगी। यानी आप अपने कैपिटल की, अपने पैसे की, अपनी पूंजी की, अपने इन्वेस्टमेंट की आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं, कॉस्टिंग कर रहे हैं, क्या कॉस्ट देगा ये मुझे इन फ्यूचर, इसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अगर आपको आज लगता है कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो इस 1 लाख की वैल्यू 1 साल बाद 3 लाख हो जाएगी, तो आपको आज दिख रहा है कि अगर आज मैं 1 लाख लगाऊंगा तो ये 2 साल 1 साल बाद ये 3 लाख रुपए रिटर्न करेगा हमें। तो कहीं ना कहीं आपको 2 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है, तो आप उस 2 लाख के प्रॉफिट को फाइनली आज से ही अपने बिजनेस में यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आप अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉपर प्लानिंग करना स्टार्ट कर देंगे कि इतने टाइम बाद जो हमारे पास कैश इनफ्लो आएगा, उस कैश इनफ्लो को अपने बिजनेस में किस किस जगह, किस किस टाइम पे कितना कितना अमाउंट हमें इन्वेस्ट करें, ठीक है, कैसे जो हमारे शेयर होल्डर्स हमको टाइम टू टाइम कितनी कितनी अमाउंट हम उनको रिफंड करें। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम अपने माइंड में रखते हैं इन द कंसर्न ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि अगर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को प्रॉपर इवेल्युएट कर लें तो हम बहुत सारे पॉइंट्स को बहुत सारे पॉइंट्स पे प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है द सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बी स्टेटेड इन द फॉलोइंग वेज। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स की बात कर रहे हैं जिसपे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की इम्पोर्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला पॉइंट हमारा मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्म। यानी अगर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे फोकस करें तो हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट वैल्यू जो है इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के थ्रू हम अपने बिजनेस की मार्केट वैल्यू कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए कह रहा है फॉर द पर्पज ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ द फर्म, a firm tries to minimize the average cost of capital. There should be a judicious mix of debt and equity in the capital structure of a firm so that the business does not to bear undue financial risk. यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, द पर्पज ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ फर्म। बिजनेस की वैल्यू को बढ़ाने के लिए फर्म क्या करता है, ए फर्म ट्राइज टू मिनिमाइज दिस वन, ए फर्म ट्राइज टू मिनिमाइज द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब, कैपिटल का मतलब क्या, पूंजी, ठीक है, जो पूंजी आप लगा रहे हैं। तो बिजनेस और फर्म हमेशा चाहता है कि जो जो पूंजी आप लगा रहे हैं, ठीक है,
वो पूंजी आप यूं समझे कि वो पूंजी इस तरह से होनी चाहिए कि ऐसा ना, जैसे सपोज करिए अगर मुझे 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है किसी बिजनेस में, तो ऐसा ना हो कि मैं 90,000 रुपए दूसरों से लोन लेकर के या दूसरों से कर्ज लेकर के बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सेल्फ डिपेंडेंसी होनी चाहिए। जो भी कैपिटल लगाए हम अपना लगाएं, मार्केट पे डिपेंडेंट ना हो। अगर हम टोटली मार्केट पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, टोटली थर्ड पर्सन पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, टोटली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो हमारे बिजनेस की रिस्क फैक्टर बहुत बढ़ जाता है। और साथ ही साथ हमारे बिजनेस की मार्केट वैल्यू भी इससे क्या होती है, गिर जाती है। इसलिए कह रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ द फर्म, ए फर्म ट्राइज टू मिनिमाइज द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करने का सेंस यहाँ पे ये है कि आप जो कैपिटल, जो पूंजी आप लगा रहे हैं, ठीक है, वो पूंजी इस तरह से होनी चाहिए कि कितना कम से कम लगाएं और कितना ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकें। कितना कम से कम लगाएं और कितना ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी कैपेसिटी 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने की है और हमने जोश में आके 10 लाख रुपए का बिजनेस स्टार्ट कर दिया और मार्केट से 9,90,000 रुपए के लोन ले लिया, मार्केट से पैसा उठा लिया। उससे क्या, हमारे बिजनेस का रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, हमारे बिजनेस के कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखना होता है कि हम अपने बिजनेस की मार्केट वैल्यू को प्रॉपर बढ़ा सकें। इसके लिए अपने बिजनेस की वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें जो एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमाइज करना है। मतलब हमें कोशिश ये करनी है कि हम कितने कम से कम पूंजी में कितना अच्छा से अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकें। so there should be judicious mix of debt and equity in the capital structure of a firm so that the business does not to bear अनड्यू फाइनेंशियल रिस्क। जिससे ऐसा ना हो कि हमने बहुत ज्यादा मार्केट से पैसा उठा लिया, उसके बाद पता चला हम लोगों का पैसा ही नहीं चुका पा रहे हैं। तो इससे क्या है, बिजनेस का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। सपोज करिए मैं 10 लाख का बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर मैंने अपने पास से 8 लाख रुपए लगाया, 2 लाख रुपए मैंने मार्केट से उठाया, तो कहीं ना कहीं अगर मैं 8 लाख अगर मैं खुद लगा रहा हूँ, यानी बिजनेस में मैं 80% मैं खुद का लगा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी तो है कि अगर वो 2 लाख रुपए मैं किसी न किसी तरह से मैं मैनेज करके उसको चुकता कर सकूं, वो अमाउंट जो है ड्यू न रहे। ठीक है, तो इससे क्या है कि हमारे बिजनेस का जो रिस्क फैक्टर है वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो वही कह रहा है so that the business does not to bear undue financial risk। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या रहा है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन का मतलब है, ये आप सभी जानते हैं, कैपिटल बजटिंग का मतलब होता है जैसे एक तरह से कि हमने जो पूंजी लगानी है वो पूंजी कहाँ कहाँ कितनी लगानी है, इसकी प्लानिंग करना है, इसके रिगार्डिंग डिसीजन लेना है, इसी को हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। तो अगर हम प्रॉपर एस्टिमेशन अगर अपने बिजनेस की पहले ही कर ले कि मुझे प्रोडक्शन सेक्टर में इतना इतना बजट एलोकेट करना है, मार्केटिंग सेक्टर में इतना बजट एलोकेट करना है, और अपने टेक्नोलॉजी इन्हेंसमेंट के लिए इतना अमाउंट एलोकेट करना है, तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, अपने बिजनेस के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के लिए हम कितना कितना बजट एलोकेट कर रहे हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग अगर हम प्रॉपर डिसीजन लें तो हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, जैसे सपोज करिए अब किसी के हम नॉर्मल बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड। सपोज करिए हमारा घर है, ठीक है, हमारे घर में हर महीने 20,000 रुपए आते हैं। तो अगर हमारे घर में हर महीने 20,000 रुपए आते हैं, जिसमें से अगर हम 15, दो तरीके हैं, अगर मैं 15,000 रुपए खा पी के मस्त उड़ा दूं और सिर्फ 5,000 रुपए में अपनी फ्यूचर्स के लिए फ्यूचर सेविंग के लिए रखूं। ठीक है, दूसरा तरीका यह है कि मैं 5,000 रुपए में अपनी डेली की जरूरतें पूरा करूं और 15,000 रुपए में फ्यूचर की सेविंग के लिए रखूं।
ठीक है। तो मुझे लगता है कि दूसरा वाला केस ज्यादा बेटर होगा, जिसमें हम 15,000 रुपए फ्यूचर सेविंग के लिए रख रहे हैं और 5,000 रुपए में अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज को मैनेज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कैपिटल बजटिंग डिसीजन, हम ना, हमारे पास जो फंड है, जो पूंजी है, उस पूंजी को हम किस तरह से यूज कर रहे हैं, किस तरह से एलोकेट कर रहे हैं, किस तरह से कंज्यूम कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारे उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, जो हम पूंजी लगा रहे हैं, उस पूंजी की वैल्यू बढ़े। वो पूंजी की वैल्यू तब बढ़ पाएगी जब हम सही अमाउंट सही जगह खर्च करेंगे, सही अमाउंट सही जगह खर्च करेंगे। जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल ले, अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्शन क्वालिटी पे ज्यादा खर्च करने के बजाय सिर्फ मार्केटिंग पे खर्च कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता उसका बिजनेस ज्यादा अच्छा चलेगा। कहीं ना कहीं उससे अपनी प्रोडक्शन मैकेनिज्म अच्छी करनी होगी, प्रोडक्शन की क्वालिटी अच्छी करनी होगी। उसे अब जो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रहा है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी मार्केट के अदर प्रोडक्ट से ज्यादा अच्छी करनी होगी, तभी जाके वो मार्केट में सरवाइव कर पाएगा। अगर वो सिर्फ मार्केटिंग पे ज्यादा फोकस कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में, पेपर मीडिया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मार्केटिंग में, तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग से उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी। कस्टमर एक बार प्रोडक्ट परचेज करेगा, 2 बार प्रोडक्ट परचेज करेगा, तीसरे बार समझ जाएगा कि इसमें क्वालिटी नहीं है। लेकिन अगर मार्केटिंग बहुत कम इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन अपने प्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस कर रहा है, प्रोडक्शन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ज्यादा फोकस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके प्रोडक्ट की वैल्यू मार्केट में हमेशा बनी रहेगी। तो कैपिटल बजट डिसीजन का मतलब यहाँ पे देखिए कह रहा है, प्रॉपर एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल is important for a firm in taking capital budgeting decisions. Generally, cost of capital is the discount rate used in evaluating the desirability of the investment project. In the internal rate of return method, the project will be accepted if it has a rate of return greater than the cost of capital. In calculating the net present value, the expected future cash flows from the project, the cost of capital is used as the rate of discounting. Therefore, cost of capital acts as standard for allocating the firm's invisible funds in the most optimum manner. For this reason, cost of capital is also referred to as a cutoff rate, target rate, hurdle rate, minimum required rate of returns, etc. ये जो पॉइंट है, this one, this one. Therefore, cost of capital acts as a standard for allocating the firm's इन्वेस्टेबल फंड्स इन द मोस्ट ऑप्टिमम मैनर। वो अपने फंड को कितने ऑप्टिमम मैनर में इन्वेस्ट कर पा रहा है, मतलब वही चीज, कहाँ पे कितना पैसा ज्यादा लगाना है और कहाँ पे कितना कम लगाना है, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तभी जाके हम अपनी पूंजी की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इंप्रूव कर सकते हैं। जब हम सही पैसा सही जगह पे लगाएंगे, तभी जाके हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा, और जब अच्छा रिटर्न मिलेगा तो ही हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंप्रूव होगा। जैसे थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सिर्फ मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी में ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कस्टमर 1 महीने हमारा प्रोडक्ट खरीदे, अगले महीने वो समझ जाएगा इस प्रोडक्ट को परचेज करने की जरूरत नहीं है, बहुत घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो इससे क्या होगा, आने वाले समय में हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी हमारा कैपिटल, उस कैपिटल की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? जब मार्केट में प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, तो हमें फ्यूचर में जो इनफ्लो, कैश इनफ्लो यानी जो रिटर्न है, वो रिटर्न क्या होगा, कम हो जाएगा, और जब वो रिटर्न कम हो जाएगा तो हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट में कह रहा है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कितना पूंजी कहाँ लगाना है, इसका सही निर्णय लेना बहुत जरूरी होता है हमारे बिजनेस के कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इंप्रूव करने के लिए, यू कह रेट ऑफ रिटर्न्स को इंप्रूव करने के लिए। थर्ड पॉइंट है डिसीजंस रिगार्डिंग लीजिंग। इसमें देखिए कह रहा है, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नेसेसरी इन टेकिंग लीजिंग डिसीजन ऑफ बिजनेस कंसर्न।
जैसे नॉर्मली होता क्या है कि हम बहुत सारी चीजें लीज पे ले लेते हैं, ठीक है, और उस लीज की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उसको हम टाइमली या प्रॉपर फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो इसका बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे। तो हमें लीजिंग के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन लेना है, वो डिसीजन अगर प्रॉपर नहीं होगा तो वो हमारे बिजनेस की कैपिटल पे बहुत निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। मतलब जो पूंजी हम लगा रहे हैं उस पूंजी का एक तरह से यूं कहें कि बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट आएगा हमारे बिजनेस पे अगर हम लीजिंग के रिगार्डिंग कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं लेते हैं। फोर्थ पॉइंट अगर देखें तो फोर्थ पॉइंट में क्या रहा है, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। जो वर्किंग कैपिटल जो करंटली हमारी पूंजी से जिस पूंजी से हमारा बिजनेस चल रहा है, देखिए एक पूंजी होती है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जैसे हमने लैंड परचेज किया, मशीनरी परचेज की, इक्विपमेंट परचेज किया, प्रोजेक्ट को सेटअप किया, प्रोजेक्ट बिल्कुल खड़ा कर दिया एकदम बिल्कुल, अब जो प्रोजेक्ट है हमारा अब रेडी हो गया है अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। लेकिन उस प्रोडक्शन प्रोसेस तक रेडी करने के लिए अपने प्रोजेक्ट को हमने कुछ इनिशियली इन्वेस्ट किया था, ठीक है, तो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, लेकिन उस बिजनेस को चलाने के लिए भी हमें कुछ पैसा चाहिए, जैसे कि बिजनेस को चलाने के लिए मैन पावर चाहिए, तो मैन पावर को सैलरी देनी होगी, प्रोडक्शन करना है तो रॉ मटेरियल परचेज करना होगा, तो रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए कुछ कैपिटल चाहिए। कुछ ऐसे बेसिक कैपिटल जो हमारे बिजनेस को सही तरह से चला सके, जो प्रोजेक्ट हमने खड़ा किया है, सेटअप किया है, उस प्रोजेक्ट को सही तरह से चला सके, उसके लिए हमें कुछ फंड की जरूरत होती है। तो वर्किंग कैपिटल यानी जो फंड हमें उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उस प्रोजेक्ट को, उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए चाहिए, सैलरी देने के लिए, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल देने के लिए, अदर एक्सपेंसेस, इन सारी चीजों के लिए जो हमें कैपिटल चाहिए, उस कैपिटल को अगर हम सही तरह से मैनेज नहीं करेंगे तो उससे हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे भी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करिए मैंने 10 करोड़ लगा के एक प्रोजेक्ट खड़ा किया, इंडस्ट्री लगाई। अब इंडस्ट्री लगा तो दी, पूरा मशीनरी सब खरीद लिया, सब कुछ एकदम टकाटक बिल्कुल रेडी, एकदम फर्स्ट क्लास, हमने मैन पावर भी हायर कर लिया। अब पहले महीने का हमने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करके अपने प्रोडक्ट को मार्केट में भेजा तो बेचने के लिए, लेकिन अभी मार्केट में अगर हमने प्रोडक्ट भेजे हैं सेल होने के लिए, तो ऐसा थोड़ी है कि वो एक दिन में बिक जाएंगे और पैसा रिटर्न आ जाएगा हमारे पास। अब मान लीजिए हमारे पास एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पे करने के लिए पैसे नहीं, तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, नेक्स्ट मंथ की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगी उस पर बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमें जो वर्किंग कैपिटल है, जिस कैपिटल से हमारा बिजनेस, हमारा प्रोजेक्ट चलना है, उस कैपिटल को हमें प्रॉपर मैनेज करके चलना होगा कि हमारे पास इतना फंड हो कि नेक्स्ट कैश इनफ्लो आने तक उस वर्किंग कैपिटल से हम अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सकें। तो इसमें देखिए कह रहा है, in management of working capital, the cost of capital may be used to calculate the cost of carrying investment in receivables and to evaluate alternative policies regarding receivables. It is also used in इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑल्सो। ये वर्ड जो है मेरे पूरे स्टेटमेंट को क्लियर कर दे रहा है। इट इज आल्सो यूज्ड इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट आल्सो, मतलब हम पहले देख लेंगे कि हमारे पास इन्वेंट्री में प्रॉपर स्टॉक है कि नहीं है, जिससे हम 6 महीने का प्रोडक्शन कर सकें, क्योंकि जो प्रोडक्शन हम आज करेंगे वो पैसा रिटर्न आने में 6 महीने लग जाएंगे। तो क्या हमारी इन्वेंट्री में प्रॉपर स्टॉक है, अवेलेबल है, जिससे हम फ्यूचर की प्रोडक्शन को कंटिन्यूअसली कर सके। ऐसा ना हो कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में प्रॉपर स्टॉक अवेलेबल ना हो, जिससे हमारे प्रोडक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, हमारा प्रोडक्शन रुक जाए। तो हमें अपने वर्किंग कैपिटल को इस तरह से मैनेज करना होगा कि हमारे उस वर्किंग कैपिटल की वजह से हमारे बिजनेस प्रोसेस में, हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट में कह रहा है डिविडेंड डिसीजंस। डिविडेंड डिसीजंस मींस कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताएगा कि अच्छा जो हमने इन्वेस्ट किया उस इन्वेस्ट का रिटर्न कैसा है, अच्छा है या नहीं अच्छा है,
ये कैसे पता चलता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, यानी जो कैपिटल यानी जो पूंजी आपने लगाई, उस पूंजी की आज की वैल्यू क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है। अगर वो अच्छा रिटर्न दे रही है, जितना आपने सोचा था उससे कहीं गुना अच्छा रिटर्न दे रही है, मतलब उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो रेट ऑफ रिटर्न है बहुत ही अच्छा है। आपने जितना लगाया था उतना ही मिल रहा है, मतलब कोई रिटर्न आपको पॉजिटिव नहीं मिल रहा है, कोई आपको लाभ नहीं मिल रहा, ना तो कोई आपको हानि हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ना तो कोई प्रॉफिट है ना तो कोई लॉस है। लेकिन अगर आपने जितना लगाया था आपको उतना भी नहीं मिल रहा है, उससे कम मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न इतना कम है कि आपको बिजनेस में लॉस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो डिविडेंड डिसीजन है कि हमें अपने इन्वेस्टर्स को कितना कितना पैसा देना है इन फ्यूचर, अगर हम कोई प्रॉफिट अर्न करते हैं तो, और अगर प्रॉफिट अर्न नहीं करते हैं तो उस केस में हम क्या क्या पॉलिसीज बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं डिविडेंड डिसीजंस कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए डिविडेंड डिसीजन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम पहले ही किसी से ये कमिट कर लें, देखिए हम अगर प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, आपने जितना इन्वेस्ट किया उसका 1.5 गुना आपको देंगे। अगर इस तरह से देखा जाए तो अगर मान लीजिए किसी कोई ऐसी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस हो जाती है, जैसे अभी कोविड-19 की देख लिया, अगर ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस अगर हो जाती है जिससे हमारी इंडस्ट्री को 2-3 महीने के लिए बंद करना पड़े, तब तो मैंने इन्वेस्टर से कमिटमेंट कर रखा है, प्रॉफिट हो या ना हो, रेट ऑफ रिटर्न अच्छा मिले या ना मिले, आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उसका 1.5 गुना हम आपको 1 साल बाद दे देंगे। तो हम 1.5 गुना देंगे कहाँ जब हमारी इंडस्ट्री बंद रहेगी तो। इसीलिए जो डिविडेंड पॉलिसी है, जो हम अपने देनदारों को पैसा देने की बात करेंगे, उनको उनका पैसा लौटाने की बात करेंगे, वो पॉलिसी इस तरह से बनाएंगे कि कहीं से हमें कुछ घाटा ना हो। जैसे हम उनसे ये कमिट करेंगे, देखिए आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आपके इन्वेस्टमेंट में कुछ प्रॉफिट होगा तो ही हम आपको रिटर्न देंगे, और जितना प्रॉफिट होगा उसके रेशियो में ही रिटर्न देंगे। अगर मान लीजिए आपने 1 लाख लगाया, प्रॉफिट 50% का हुआ, रेट ऑफ रिटर्न 50% का, तो हम आपको 1.5 गुना देंगे। रेट ऑफ रिटर्न 20% का होगा तो हम आपको 20% दे देंगे। रेट ऑफ रिटर्न 10% का होगा तो हम आपको 10% दे देंगे। लेकिन रेट ऑफ रिटर्न अगर नेगेटिव होगा, यानी हमने कुछ प्रॉफिट अर्न नहीं किया, तो उस केस में हम आपको कुछ भी नहीं दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं डिविडेंड पॉलिसी प्रॉपर रखनी होगी, तभी जाके हम अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इंप्रूव कर पाएंगे। जैसे शेयर मार्केट में देखिए, आप पैसे लगाते हैं, ऐसा नहीं आप पैसे लगाते हैं तो आज की जो शेयर वैल्यू है, अगर कल को शेयर गिर जाए तो भी आपको उसी शेयर पे रिटर्न मिलेगा, नहीं, जो आज की डेट का शेयर प्राइस होगा उस पर ही आपको शेयर रिटर्न मिलेगा। तो कहने का मतलब डिविडेंड जो डिसीजन है, जो पॉलिसी बनानी है, वो पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिवली बनी रहे। तो इसमें देखिए कह रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज सिग्निफिकेंट फैक्टर in taking dividend decision. The dividend policy of a firm should be formulated according to the nature of the firm, whether it is growth firm, normal firm, decline firm. However, the nature of the firm determined by comprising the internal rate of return and the cost of capital K. तो यहाँ अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आर ज्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, इसका मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में है, ठीक है। अगर रेट ऑफ रिटर्न हमारे इन्वेस्टमेंट के इक्वलेंट है, इसका मतलब ना तो कोई प्रॉफिट है ना तो कोई लॉस है। और रेट ऑफ रिटर्न अगर कम है हमारे इन्वेस्टमेंट से, इसका मतलब यहाँ पे लॉस है। तो इन सारे पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए हम डिविडेंड डिसीजन और डिविडेंड पॉलिसीज को बनाएंगे, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग फिर अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्फ्लुएंस द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म in designing optimum capital structure, that is the proportion of debt and equity. Due importance is given to the overall or weighted average cost of capital of the firm. The objective of the firm should be to choose such a mix of debt and equity so that the overall cost of capital is minimized. कहने का मतलब क्या है? आपको डिटरमाइन करना होगा अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को। कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने का मतलब क्या है? यहाँ पे आप जो पूंजी लगा रहे हैं, नहीं, आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए जो पूंजी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। उस पूंजी में आप दूसरों से कितना ले रहे हैं और उस पूंजी के लिए आप कितना लगा रहे हैं। तो ये सारी जो डिटर्मिनेशन है,
ये सारे डिटर्मिनेशन आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इम्प्रूव करते हैं। कहने का मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तभी हो पाएगी जब आप डेब्ट और इक्विटी का एक प्रॉपर रेशियो लेके चलिए, तभी जाके आप अपने उस कैपिटल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या रहा है, इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अच्छा, टाइम टू टाइम हमें अपने बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी इवेल्युएट करना होगा। हमने 1 करोड़ लगा तो दिया, लेकिन 1 महीने बाद उस 1 करोड़ की क्या परफॉर्मेंस है। अगर हमें लगेगा कि परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं जा रही है तो हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, डिसीजन लेंगे, मीटिंग्स लेंगे, अब हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट मंथ उसको हम उसकी वैल्यूएशन करेंगे कि अब हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पिछले मंथ से अच्छी है या नहीं अच्छी है। इससे क्या है, अगर हर टाइम टू टाइम अगर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को और वॉच करके उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो ओवरऑल एनुअली अगर हम देखेंगे तो हमारा बिजनेस हमेशा प्रॉफिट में होगा, कहीं से भी लॉस में नहीं होगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं हमारे, जो कि सिग्निफिकेंस है हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। ठीक है, थैंक यू।